This lecture is about the story of development of physics, its roots, classification of physics, and the development of quantum mechanics. यह व्याख्यान जो है यह भौतिकी की एक कहानी के बारे में है कि किस प्रकार भौतिकी का विकास हुआ, भौतिकी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और किस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी या जिसे हम क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं, कैसे उसकी शुरुआत हुई. The roots of physics, as of all Western sciences, are to be found in the first period of Greek philosophy in the 6th century BC. जो जड़ें हैं भौतिकी की वो अन्य वेस्टर्न साइंसेज की तरह, पाश्चात्य विज्ञान की तरह ग्रीक फिलॉसफी के पहले पीरियड में लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में पाई जाती है. It was a time, it was a culture where science, philosophy and religion were not separated. यह वह समय है, यह वह संस्कृति है जिस समय विज्ञान, भौतिकी और धर्म वे अलग अलग विभाजित नहीं थे. The aim of the sages, philosophers, learned men, people who used to think, was to discover the essential nature or real constitution of things which they called physics. उस समय के जो संत महात्मा थे, जो फिलोसोफर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वे लोग जो कि सोचते थे कि यह सब क्या है, कैसे चल रहा है, ये दुनिया क्या है, वह जानना चाहते थे कि प्रकृति का एसेंशियल तत्व क्या है या वास्तविक प्रकृति क्या है या किस से यह सब बना है, और इसी को वह कहते थे फिजिक्स. द टर्म फिजिक्स is derived from the Greek word phygis and meant therefore originally the endeavor of seeing the essential nature of all things. जो फिजिक्स शब्द है वह इसी ग्रीक शब्द फिजिक्स से बना है और यह बताता है कि फिजिक्स जो है वह क्या है. वह है एक प्रयास प्रकृति के वास्तविक तत्व को पहचानने का, प्रकृति के वास्तविक प्रकृति को पहचानने का और उन सब चीजों की वास्तविक प्रकृति को पहचानने का जिससे कि ये पूरी प्रकृति बनी. This of course is also the central aim of all mystics, and the philosophy of Milesian school did indeed have a strong mystical flavor. यह वास्तव में सभी मिस्टिक्स का, सभी मनीषियों का भी प्रयास था मिलेशियन स्कूल के कि वह जानना चाहते थे कि मूलभूत वह तत्व क्या है, वह एसेंशियल नेचर क्या है जिससे कि यह सारा संसार बना है. The philosophers of Milesian school of 6th century BC Greece saw no distinction between animate and inanimate,
स्प्रिट एंड मैटर, जो छठी शताब्दी बीसी का मिलेजियन स्कूल था, उसके जो फिलोसफर्स थे, जो उस समय के जो संत महात्मा थे, मनीषी थे, उन्होंने कभी भी जड़ और चेतन पदार्थों के बीच में, आत्मा और पदार्थ के बीच में कोई भी विभेद नहीं किया. In fact, they did not even have a word of matter, since they saw all forms of existence as manifestation of the physics. वास्तव में उस समय पदार्थ कोई अलग शब्द या अलग क्लासिफाइड वस्तु नहीं थी, क्योंकि वे लोग जो थे हर प्रकार की एग्जिस्टेंस को फिजिक्स की मैनिफेस्टेशन के रूप में ही देखते थे. वे ये सोचते थे, वे समझते थे कि हर वस्तु की में एक मूल में जो तत्व है वह एक ही है, और एंड दिस एलिमेंट which they called phases was endowed with life and spirituality. और यह जो तत्व है यह जीवंत है, इसकी आत्मा है, यह कोई एक जड़ पदार्थ नहीं. Thus Thales declared all things to be full of gods, and Anaximander saw the universe as a kind of organism which was supported by pneuma, the cosmic breath, in the same way as the human body is supported by air. थेल्स ने कहा कि सभी वस्तु जो हैं ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर से भरी हुई. और एनेक्जिमेंडर ने इस पूरे संसार को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा, जो कि न्यूमा यानी कॉस्मिक ब्रेथ से उसी प्रकार सपोर्टेड था जैसे कि मानव शरीर जो है वो हवा से चलता है. यानी ये जो संसार है पूरा, यह एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक प्रकार की सांस, जिसे कि उन्होंने न्यूमा कहा, उससे चलता है. The monistic and organic view was very close to that of Indian and Chinese philosophy. ये जो मोनिस्टिक और ऑर्गेनिक व्यू है, यानी सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं और देयर इज यूनिटी इन एवरीथिंग, बिहाइंड एवरीथिंग, यह जो है भारतीय और चीनी सभ्यता से काफी मेल खाता है. Later the idea of a division between spirit and matter took hold, and the philosophers turned their attention to the spiritual world rather than the material, to the human soul and the problem of ethics. बाद में एक आइडिया डेवलप हुआ धीरे धीरे, और स्पिरिट और मैटर के बीच में एक डिवीजन स्टार्ट हुआ, और जो फिलोसफर्स थे वह आध्यात्म की ओर मुड़े और उन्होंने स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, सोल की प्रॉब्लम्स और एथिक्स, आचार विचार पे फोकस करना शुरू किया. Over a period of many centuries, this gulf between the problem of spirit or the subject matter of spirit and that of matter
widened. The birth of modern science was preceded and accompanied by a development of philosophical thought which led to an extreme formulation of the spirit matter dualism. समयांतर में कई शताब्दियों में यह जो खाई थी आध्यात्म और पदार्थ की वो चौड़ी होती गई और जो नया विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, उसके डेवलपमेंट से पहले एक ऐसा फिलोसॉफिकल थॉट डेवलप हुआ जिसने कि ये स्पिरिट और मैटर को बिल्कुल अलग अलग कर दिया और एक ड्यूअलिटी पैदा हुई बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर और ये दो एक एक्सट्रीम एंड्स सोच के एक एक्सट्रीम एंड्स बन गए. एक एंड पे स्पिरिट था, दूसरे स्पिरिट की बात थी, दूसरे एंड पे मैटर की बात थी. This formulation appeared in the 17th century in the philosophy of French philosopher and mathematician René Descartes. यह जो विचार था यह एक ठोस रूप में दिखाई दिया 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी फिलोसोफर और गणितज्ञ रेने डिकार्ट के विचारों में. Descartes based his views of nature on fundamental division into two separate and independent realms. जो डिकार्ट थे उन्होंने अपने विचारों को दो बिल्कुल अलग अलग मूलभूत रूप से अलग अलग माइंड और मैटर के डिवीजन के रूप में या माइंड और मैटर के अलग अलग विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया. This division allowed scientists to treat matter as dead and completely separate from themselves, and to see the material world as a multitude of different objects assembled into a huge machine. तो यह जो विभाजन था इसने वैज्ञानिकों को एक ऐसी दृष्टि दी जिससे उन्होंने पदार्थ को बिल्कुल एक जड़, मृत और अपने आप से अलग वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया. ऐसे उन्होंने पदार्थ को देखना शुरू किया और ये जो पूरा पदार्थ से बना हुआ संसार है इस संसार को उन्होंने एक बड़ी मशीन के रूप में देखना शुरू किया जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पदार्थों से मिलके बनी है. Such a mechanistic worldview was held by Isaac Newton, who constructed his mechanics on its basis and made it the foundation of classical physics. तो ऐसा ही एक यांत्रिक विश्व परिदृश्य जो था न्यूटन भी रखते थे और न्यूटन ने इसी के आधार पे अपनी यांत्रिकी को विकसित किया और इसको क्लासिकल फिजिक्स की फाउंडेशन के रूप में विकसित किया. Thus, it was René Descartes who developed many of the fundamental techniques of modern mathematics and gave us the picture of the universe as a great machine. It was Isaac Newton who formulated the laws by which the great machine runs. तो रेने डिकार्ट जो फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक पिक्चर बनाई
यूनिवर्स की एक बड़ी जाइंट मशीन के रूप में, और न्यूटन के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने वो नियम दिए जिससे कि मशीन चलती है, जिससे कि मशीन दौड़ती है. According to Newtonian physics, that is old physics, it is possible in principle to predict exactly how a given event is going to unfold if we have enough information about it. न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की भौतिकी, जिसको कई बार हम पुरानी भौतिकी भी कहते हैं, ओल्ड फिजिक्स, उसके अनुसार यह संभव है, सिद्धांत रूप से संभव है कि आप यह घोषणा कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई घटना किस प्रकार से बाद में घटित होने वाली है, बशर्ते कि आपके पास महत्वपूर्ण सूचना, आज की महत्वपूर्ण सूचना हो. फॉर एग्जाम्पल, if we know the present position and velocity of the earth, the moon and the sun, we can predict where the earth will be in relation to the moon and the sun at any particular time in the future, giving us a foreknowledge of eclipses, seasons and so on. जैसे कि हम आज की पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से बता सकते हैं कि भविष्य में क्या स्थितियां रहेंगी. जो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, या इस तरह की कोई भी खगोलीय घटना लार्ज स्केल में जो हो रही है, उसके बारे में आज की अगर आपके पास सूचना है तो आप भविष्य के बारे में काफी हद तक बता सकते हैं. सिमिलरली, स्पेस प्रोग्राम्स वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट न्यूटोनियन फिजिक्स. तो इसको देख के हमें ये समझ में आता है कि जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो बिना न्यूटोनियन फिजिक्स के संभव नहीं थे. The ability to predict the future based on a knowledge of the present and the laws of motion gave our ancestors a power they had never known. जो भविष्य के बारे में घोषणा करने की जो एक शक्ति इस तरह की फिलॉसफी और इस तरह के विज्ञान से मनुष्य को मिली, उसने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके बारे में उन्होंने कभी भी परिकल्पना नहीं की थी. We had talked about classical physics and old physics. So what is classical physics and what is old physics? As we discussed, sometime we say Newtonian physics is old physics. यानी जो भौतिकी है पुरानी, न्यूटन के समय से जो चली आ रही है, यानी जो वेस्टर्न साइंसेस डेवलप हुई जब से चली आ रही है, उसको हम पुरानी भौतिकी भी आज कहते हैं. और यह डिस्टिंक्शन हम करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के डेवलपमेंट के बाद से, यानी 1900 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए विज्ञान में और फिजिक्स में, उसके आधार पे इस भौतिकी को हम ओल्ड फिजिक्स कहते हैं. एंड द अदर टर्म वाज क्लासिकल फिजिक्स. द क्लासिकल फिजिक्स इज द फिजिक्स or the way of looking at the world when there is a one-to-one correspondence. यानी एक तरह के सेट ऑफ वेरिएबल्स अगर आज आपके पास हैं और उसके हिसाब से आप कोई रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं, तो देयर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक तरह की कंडीशंस थे, एक ही तरह का रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स. इसके बारे में हम फिर बाद में और डिस्कस करेंगे. बट if we are to accept the mechanistic determination of Newtonian physics, if the universe really is a great machine, then from the moment that the universe was created and set into motion, everything that was to happen in it
already was determined. तो अगर हम इस न्यूटोनियन और डिकार्ट की नजरों से इस यूनिवर्स के डेवलपमेंट को देखें तो जिस प्रकार वर्तमान भविष्य को निर्धारित कर रहा है, तो इससे यह लगता है कि जब यूनिवर्स बना था उसके बाद जो भी आगे आगे होना था वह पहले से ही निर्धारित था. द यूनिवर्स इज अ प्री रिकॉर्डेड टेप प्लेइंग आउट इन द ओनली वे दैट इट कैन. इसका मतलब यह है कि यह एक टेप रिकॉर्डर की तरह है कि आपने उसे चला दिया तो वो बस वैसे ही चलते रहेगा जिस तरह से उसमें रिकॉर्डिंग हुई है. And it also means the status of man is immeasurably more dismal than it was before the advent of science. The great machine runs blindly on, and all things in it are but cogs. तो इस प्रकार से एक तरीके से मनुष्य का अपनी नियति पर कोई भी हाथ नहीं है और वो बहुत कमजोर है. जैसे उसको चलना है वैसे ही उसे चलना है. और जो मशीन है वह एक अंधी मशीन है और बस एक ही तरीके से जैसे चलना था वैसे चल रही है. और जो कुछ भी इसमें है हम भी और बस क्या है इसके कलपुर्जों की तरह. And on the other hand, this power which was given to humans, Homo sapiens, by the science or the scientific way of looking at things at that time gave immense power to the human beings. As Joseph Weinbaum, a scientist at the MIT, wrote in reference to computers, science promised man power. But as so often happens when people are seduced by promises of power, the price is servitude and impotence. Power is nothing if it is not the power to choose. तो इस प्रकार साइंस ने क्या किया, एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट ह्यूमंस के लिए पैदा किया. लेकिन जिससे कि आज हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम्स हैं, प्रकृति पर हमारी अंधाधुंध विजय या हार कुछ भी उसे कह सकते हैं वह है. न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, अच्छी चीजें भी हैं बहुत. लेकिन जो साइंस ने प्रॉमिस किया उसके साथ ही क्या था कि एक गुलामी का भाव भी इसमें आया. क्योंकि जिस दौड़ में और जिस निश्चितता का एक वातावरण जो यह विज्ञान देता है और जिस प्रकार से एक मशीन के कलपुर्जों के रूप में मनुष्य रह गया है, तो एक गुलामी, एक सर्विट्यूड का भाव भी इसमें आता है. और हम इस मशीनी युग और मशीन के बीच में एक ऐसे कलपुर्जों के रूप में फंस गए हैं जो कि बस मशीन के साथ चलते जाते हैं और हमारी अपनी सोच, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी समझ की उपयोगिता इसमें कम होती जाती है. So this was the promise of the old physics, that is classical physics. Before moving to the realm of new physics that has had a profound influence on all aspects of human society and which is radically transforming our whole worldview. A few words about physics and physicists.
अब इसके बाद हम आगे आएंगे कि अपनी नई भौतिकी की ओर, और किस प्रकार से जो नई भौतिकी है और नई भौतिकी ने जो सोच दी है वह मानव समाज को, मानव सोच को, विज्ञान को, भौतिकी को और भौतिक विदों को किस प्रकार से परिवर्तित और प्रभावित कर रही है. What physicists do is quite simple. भौतिकविद यानी भौतिक वैज्ञानिक क्या करते हैं, बहुत साधारण बात है. They wonder what the universe is really made of, how it works, what we are doing in it, and where it is going, if it is going any place at all. तो भौतिकविद क्या करते हैं, भौतिक विज्ञानी क्या करते हैं, एक भौतिकी का छात्र क्या करता है, वह आश्चर्य करता है कि जो यूनिवर्स है किस चीज से बना है, कैसे काम करता है, हम इसमें क्या कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है, यदि ये कहीं जा रहा है तो. Unfortunately, when most people think of physics, they think of chalkboards covered with undecipherable symbols of unknown mathematics and a language too vague even for the best of literators. लेकिन दुर्भाग्य है कि जब भी हम भौतिकी की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा बोर्ड दिखाई देता है जिसमें कि अजीब अजीब तरह के सिंबल्स लिखे हुए हैं, समीकरणें लिखी हुई हैं, और उसकी भाषा ऐसी है कि बड़े से बड़े भाषाविद के लिए भी कठिन है. That is the reason that their talk sounds like advanced Greek unless you are a Greek or a physicist. यही कारण है कि उनकी जो बातचीत है वो कई बार ऐसी लगती है कि एक एडवांस ग्रीक भाषा की तरह, बशर्ते कि आप खुद ग्रीक ना हो या आप भौतिकविद ना हो. द फैक्ट इज दैट फिजिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स. फिजिक्स इन एसेंस इज सिंपल वंडर एट द वे थिंग्स आर, एंड मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स. वास्तव में फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, गणित नहीं है. फिजिक्स मूलभूत रूप से आश्चर्य प्रकट करना है, वंडर करना है, ये चीजें कैसी हैं, कैसे बनी है, कैसे काम कर रही, क्या है, यह सब कुछ संसार कैसे चल रहा है, और इसके भीतर की जो छोटी छोटी चीजें हैं, सेल और मॉलिक्यूल से लेके गैलेक्सीज तक, वह क्या है, कैसे चल रही, क्या कर रही, क्या उसके भीतर हो रहा है. और गणित क्या है, गणित फिजिक्स का एक टूल है जिसको कि फिजिसिस्ट यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इस बात पे हमारे गणित के जो मित्र हैं, फ्रेंड्स ऑफ मैथमेटिक्स, may not always agree with it, but from a physicist's point of view, mathematics is the tool of physics. As Werner Heisenberg writes in Physics and Philosophy, हाइजेनबर्ग ने फिजिक्स और फिलॉसफी नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, even for the physicist, the description in plain language will be a criterion of the degree of understanding that has been reached. एक भौतिकविद के लिए भी आसान से आसान भाषा में अपनी थियरीज को, अपने विचारों को समझाना ही वह क्राइटेरियन है जिससे यह पता लगेगा कि कितनी समझ है उस विषय की. This is the first part of this lecture.
about physics, about what is physics. In the second part, we will start with the new physics. Thank you. This lecture, in passing, I would like to tell, is drawn from some sources, important of which are the book Tao of Physics, The Dancing Woolly Masters, and The Concept Modern Physics by Arthur Beiser, and A Brief History of Time by Stephen Hawking. Thank you once again.